अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा है और उर्दू जनरल क्लब की एक और एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम नेचर न्यूज़ फीचर आर्टिकल को आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा और नेचर का न्यूज़ फीचर आर्टिकल का मतलब आप यूँ समझिए कि इस वक़्त दुनिया में सबसे बड़ा जो साइंसी सवाल सबके सामने है, आम तौर पर वो इस किस्म की खबरों को अपने न्यूज़ फीचर में जो है वो हाइलाइट करते हैं। तो 30 अप्रैल को पब्लिश होने वाले नेचर न्यूज़ फीचर की जो हेडिंग थी वो यही थी कि दुनिया जो है वो कोरोना वायरस से की जो बीमारी है जिसका नाम कोविड-19 है, उससे लड़ने के लिए या उससे बचने के लिए वैक्सीन बनाने की कौन-सी स्टेज के ऊपर मौजूद है और कितने तरीकों से वैक्सीन जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बनाई जा रही है। तो आइए इस आर्टिकल का मुताला करते हैं और उसको आसान ज़ुबान में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, जनरल क्लब में आज का जो आर्टिकल है ये नेचर में इज़ अ न्यूज़ फीचर 28 अप्रैल को 28 अप्रैल 2020 को पब्लिश हुआ और इसका टाइटल है द रेस ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन्स ग्राफिकल गाइड। तो सबसे पहले हम इस आर्टिकल में ये देखेंगे कि जो वैक्सीन्स का प्रोसेस है, वैक्सीन बनने का प्रोसेस है, दरअसल वो मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरह से होता है और उसके बाद इंसान किस तरीके से इस प्रोसेस को मिमिक करके और इसकी नकल बनाकर वैक्सीनेशन के मुख्तलिफ तरीके या मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोई वायरस जैसा कि कोरोना वायरस जिस समय दाखिल होता है, तो कोरोना वायरस अपनी स्पाइक प्रोटीन की मदद से ACE2 रिसेप्टर के साथ, जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद होता है, उसके साथ इंटरैक्ट करता है। जिसके बाद ये फ्यूज़ होकर ये वेसिकल सेल्स के अंदर चले जाते हैं। सेल्स में जाने के बाद ये इनकी सरफेस ब्रेक होती है इसी प्रोसेस के दौरान जिससे कोरोना वायरस का जो RNA है वो सेल्स में चला जाता है, जिसको बाद में CDNA में हमारा सेलुलर मशीनरी जो है वो इस्तेमाल होने के बाद ये CDNA में कन्वर्ट होता है और उसके बाद ये वायरस की प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देता है। वायरस की प्रोटीन्स बनाने के बाद ये नए वायरस स्ट्रक्चर्स बनाता है और उसके बाद ये वायरस के स्ट्रक्चर्स उसी प्रोसेस की मदद से सेल से बाहर चले जाते हैं और उसके बाद दूसरे सेल्स को मुतासिर करते हैं। इस दौरान यूं होता है कि वायरस के पार्टिकल्स को हमारे जिस्म के जो इम्यून सेल्स हैं उनमें से एक का नाम होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स यानी कि APC। ये उस वायरल पार्टिकल को डिटेक्ट करते हैं और उसको खा जाते हैं, उसको एंगल्फ करते हैं। ये एक मखसूस तरीके से इस वायरस के पार्टिकल को खाते हैं, इसके टुकड़ों को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं और उसको अपने सरफेस के ऊपर, अपने सर के ऊपर उठाकर दूसरे मुदाफ़ियती खुलियों के साथ यानी कि टी हेल्पर सेल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इस प्रोसेस में टी हेल्पर सेल्स जो हैं वो वायरस के मुख्तलिफ हिस्सों को जान जाते हैं और उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसकी वजह से टी हेल्पर सेल्स अपना काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। टी हेल्पर सेल्स का काम ये है कि ये दो काम करते हैं। एक तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, उनको तैयार कर देते हैं जो मुतासरा खुलियों को मारना शुरू कर देते हैं, इन्फेक्टेड सेल्स को किल करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा बड़ा काम ये करते हैं कि ये बीटा सेल्स को एक्टिवेट करते हैं जो कि इम्यून सिस्टम के दूसरे किस्म के सेल्स हैं। बीटा सेल्स को एक्टिवेट करते हैं जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और ये एंटीबॉडीज दरअसल इस वायरस को तलाश करने, इसको पकड़ने और इसको मारने के लिए काफी। ये हमारा नेचुरल इम्यून सिस्टम है और इसके साथ ये मेमोरी सेल्स बनाता है जो इस एंटीबॉडीज और इस वायरस की इंफॉर्मेशन को महफूज रखता है ताकि दोबारा अगर कभी ये वायरस जिस्म में दाखिल हो तो हमारा जिस्म इससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तो दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कि दुनिया में कितने तरीकों से वैक्सीनेशन जो है वो वैक्सीन जो है कोविड-19 की बनाई जा सकती है और कितने तरीकों से बनाई जा रही है। आमतौर पर 4 बड़े-बड़े तरीके हैं जिसकी मदद से कोविड-19 की वैक्सीन पूरी दुनिया में इस वक्त बनाई जा रही है, जो उसकी कोशिशें की जा रही है। पहला तरीका जो है वो वायरस बेस्ड है जिसमें हम वायरस को डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं इनएक्टिवेट करके या उसको कमजोर करके। दूसरा तरीका जो है वो ये है जिसमें हम वायरल वेक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। ये DNA न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो वेक्टर की शक्ल में होते हैं लेकिन वायरस ओरिजिन के होते हैं और ये भी इंसान के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करके एंटीबॉडीज बना सकते हैं कोरोना वायरस के खिलाफ। तीसरा तरीका जो है वो न्यूक्लिक एसिड का इस्तेमाल है। DNA और RNA हम इस्तेमाल इंजीनियर करके हम सेल्स के अंदर दाखिल करते हैं और इसकी मदद से भी वैक्सीन बनाई जाती हैं। और चौथा तरीका जो है वो प्रोटीन बेस्ड है जिसमें हम रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स या वायरस की प्रोटीन के टुकड़े करके उन टुकड़ों को इस्तेमाल करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए। और दुनिया में आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रोटीन बेस्ड जो वैक्सीन की तैयारी है वो सबसे ज्यादा जो है वो ग्रुप्स जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसके बाद आप दूसरे जो है वो तरीके जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब हम इसके बाद वन बाय वन इन तरीकों से गुजरेंगे कि हर एक तरीके को साइंसदान किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले जो तरीका हम देखेंगे वो वायरस वैक्सीन का तरीका है जिसमें या तो कमजोर वायरस का इस्तेमाल किया जाता है या वायरस को इनएक्टिवेट करके यानी कि वायरस को केमिकली या उसको गर्म करके उसके स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं। ये दोनों तरीके इसलिए जरूरी हैं कि वायरस इस काबिल नहीं होना चाहिए कि वो बीमारी पैदा कर सके, लेकिन कम से कम उसका स्ट्रक्चर इतना होना चाहिए
कि वो इंसान के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सके, वो कम से कम इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सके, एज एन एंटीजन के तौर पे काम कर सके, ताकि हमारा जिस्म उसको वायरस समझकर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना ले और जिस्म जो है वो हमेशा के लिए उस वायरस के खिलाफ जो है वो मुदाफियत जो है वो इख्तियार कर ले। तो इस काम के लिए या तो वायरस को कमजोर करते हैं जेनेटिकली, उसमें म्यूटेशंस कर देते हैं उसके आरएनए स्ट्रक्चर में, और उसके बाद ये वायरस की शक्ल तो रखता है, लेकिन इसके अंदर इस रेप्लिकेट करने की पावर नहीं होती, या इसके अंदर उतना नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं होती। दूसरी सूरत ये है कि वायरस को केमिकली इसके स्ट्रक्चर को खराब कर देते हैं, इसको गर्म करके या दूसरे जैसे फॉर्मल्डिहाइड की मदद से उसकी प्रोटीन स्ट्रक्चर को डीनेचर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये इस काबिल नहीं रहता कि ये बीमारी पैदा कर सके। लेकिन एक बार अगर ये जिस्म में जाए और तो इम्यून सेल्स इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, अगर इसको डिटेक्ट कर पाएं तो इम्यून सेल्स आगे अपना इम्यून रिस्पॉन्स, जैसे मैंने पहले बताया, वो स्टार्ट कर पाएंगे और इवेंचुअली एंटीबॉडीज बन जाएंगी। अगर एंटीबॉडीज बन जाएं और हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स तैयार हो जाएं, तो उसका मतलब है हमारा जिस्म जो है वो इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार है। मेमोरी सेल्स बन जाएं तो फिर हमारा जिस्म हमेशा के लिए इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार है। अगला तरीका जो है वो वायरल वेक्टर्स का तरीका है। ये न्यूक्लिक एसिड्स के छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं, छोटे छोटे सर्कुलर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो वायरस की कॉपी को मिमिक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या कभी कभी हम दूसरे वायरसेस का इस्तेमाल करते हैं जो कि कोरोना वायरस नहीं होते। तो हम दूसरे वायरसेस जिनको हम जानते हैं, समझते हैं, जिनको हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके न्यूक्लिक एसिड में हम कोरोना वायरस की प्रोटीन जैसे कि स्पाइक प्रोटीन का जीन जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। तो जब ये हमारे जिस्म में जाएगा तो इसके जाने से हमारे इम्यून सेल्स जब यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जब इस वायरस को खाएंगे और उसके बाद इसको इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेंगे, तो ये मुमकिन है कि ये जो एंटीबॉडीज बने वो इस स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट भी हों और वो कोरोना वायरस के खिलाफ भी उतनी ही मेहनत के साथ जो है वो लड़ सकते हो। इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ तादाद है इन ग्रुप्स की, आप इस आर्टिकल को पढ़ के पता लगा सकते हैं। कुछ फ्रंट्स के ऊपर 20-25 ग्रुप काम कर रहे हैं, कुछ फ्रंट्स के ऊपर जैसे कि न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन के ऊपर तकरीबन 20 टीमें काम कर रही हैं। तो मुख्तलिफ टीमें जो है वो इन तमाम टेक्निक्स के ऊपर काम कर रही हैं। न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन के अंदर जो हम डायरेक्टली तौर पर न्यूक्लिक एसिड सेल्स के अंदर भेजते हैं, ये एक मुश्किल काम है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड्स को पैक कर लिया जाता है कुछ मटेरियल के अंदर ताकि ये सेल्स की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाए। अगर एक बार हम न्यूक्लिक एसिड्स को सेल के अंदर इंजेक्ट करने में कामयाब हो जाएं, तो हमारा सेलुलर सिस्टम इन न्यूक्लिक एसिड्स को इस्तेमाल करके वायरस के लिए उसकी प्रोटीन्स बना सकता है। अब चूंकि हम जो चीज इंजेक्ट कर रहे हैं वो न्यूक्लिक एसिड है, वो वायरस नहीं है, इसलिए ये इतना खतरनाक नहीं होगा सेल्स के लिए। लेकिन सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, उस न्यूक्लिक एसिड के असर में रह के सेल्स जो हैं वो वायरस की प्रोटीन्स पैदा करेंगे। इन प्रोटीन्स को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पकड़ सकते हैं और उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हैं और एंटीबॉडीज बना सकते हैं जो कि उस कोरोना वायरस के खिलाफ होगी। तो आपको क्या करना है, आपको न्यूक्लिक एसिड इंजीनियर करना है और किसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड या आरएनए को सेल्स के अंदर इंजेक्ट करना है ताकि वो ऐसी प्रोटीन्स बनाए जो कि वायरस की प्रोटीन्स हो और इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने के लिए काफी हो। तो मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है वो इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन जिसके बारे में मैंने बताया था, सबसे ज्यादा लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो यूं करते हैं कि वो वायरस की प्रोटीन्स को दूसरे सेल्स के अंदर बनाते हैं, स्पाइक प्रोटीन्स को बनाते हैं, कोड प्रोटीन्स को बनाते हैं, और इन प्रोटीन्स को कुछ और प्रोटीन्स जो कि इम्यून स्टिमुलेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ मिक्स करके ह्यूमन सेल्स के अंदर जो है वो या ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन सेल्स में ऐड करते हैं, एक्चुअली ह्यूमन सेल्स में ऐड करते हैं, या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को देते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इन प्रोटीन्स को कैप्चर करने के बाद इनकी मदद से इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करके एंटीबॉडीज बनाता है और वो एंटीबॉडीज इन स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ इफेक्टिव होती है। तो ये भी एक तरीका है जिसपे बहुत सारे ग्रुप्स जो है वो कोशिश करके वैक्सीन जो है वो बनाने की ट्राई कर रहे हैं। या फिर वो लोग ये करते हैं कि वायरस की तरह का एक पार्टिकल बना लेते हैं जिसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, जिसमें आरएनए या डीएनए नहीं होता, बाकी वायरस की बाकी प्रोटीन्स होती हैं। ये एक ऐसा वायरस है जो जब जिस्म में जाएगा, सेल्स में जाएगा, तो ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड है ही नहीं। लेकिन इसकी मौजूद स्पाइक प्रोटीन्स को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से पकड़ लेंगे तो वो उसकी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करके एक ऐसी एंटीबॉडीज बना सकते हैं जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ इफेक्टिव हो। और आप जान लीजिए कि ये सारे जो तरीके हैं ये इस वक्त डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर मौजूद हैं और इसमें ज्यादातर जो हिस्सा जो लोग ले रहे हैं इसके अंदर आप देखें वो प्राइवेट एंड इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन इसमें सबसे ज्यादा है। उसके बाद एकेडमिक यानी कि रिसर्चर्स, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स या उनके रिसर्च ग्रुप इस पे काम कर रहे हैं और बहुत थोड़ा पब्लिक या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इसमें किरदार मौजूद है। इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि अगर ये वैक्सीन बनकर सामने आएगी तो इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि ये किसी प्राइवेट इंडस्ट्री यानी कि मेडिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ से सामने आएगी। और आप जान सकते हैं कि उसकी वजह ये हो सकती है कि इसके पीछे बिजनेस इन्वॉल्व है और इसके साथ बिजनेस जुड़ा हुआ है। जो भी इसको पहले इस रिजल्ट को लेकर आएगा वो मार्केट के अंदर जो है वो अच्छे खासे पैसे कमाने की पोजीशन में आ जाएगा। दोस्तों आप सोचते होंगे कि अगर ये सब कुछ इतना आसान है तो फिर ये अब तक हुआ क्यों नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो वायरस
इम्यून सिस्टम जब ट्रिगर करता है तो वो जो एंटीबॉडीज बनाता है, क्या वो वायरस एक्टिव वायरस के खिलाफ उतनी इफेक्टिव है या नहीं है, इसको करने के लिए हमें बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है। पहले इसको जानदारों में, दूसरे जानवरों में ट्राई करना होता है, सेल लाइन्स के अंदर ट्राई करना होता है, फिर कहीं जाके ये ह्यूमन ट्रायल तक पहुंचती है बात। और एक बार जब ये ह्यूमन ट्रायल्स में होता है तो उसके लिए भी हमें काफी सारा वक्त चाहिए। याद रखें तकरीबन 10 साल का ट्रेडिशनल वैक्सीन ये टाइम लेती हैं डेवलप होने में, लेकिन इबोला के केस में हमने इसको फास्ट फॉरवर्ड किया और हमने 5 साल के अंदर वैक्सीन बनाने की भरपूर कोशिश की और कामयाब भी रहे। तो अगर हम उसको भी कॉपी करेंगे तो बहुत भी जल्दी करेंगे तो इसमें फिर भी कुछ साल जो है वो इफेक्टिव वैक्सीन को बनाने में लग सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि चूंकि इसके ऊपर फास्ट फॉरवर्ड मोड में लोग काम कर रहे हैं, इसलिए कोई नहीं जानता कि शायद बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट्स या के साथ हम किसी मिरेकल के साथ बहुत चंद महीनों में भी किसी ना किसी नतीजे पर पहुंच जाएं। और आखिर में एक बात करना चाहूंगा आपसे कि वैक्सीनेशन जो है ये वायरस को मारने की दवाई नहीं है, ये वायरस के खिलाफ मुदाफियत पैदा करने के लिए एक ऑप्शन है। तो वैक्सीनेशन इलाज नहीं है, ये वायरस से बचने का तरीका है। तो वायरस के लिए इलाज है वो अलग ग्रुप्स काम कर रहे हैं और उसके लिए हम किसी और दिन किसी और मौजू पे बात करेंगे। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगे, अगर आपको लगे कि इसकी मदद से हम मुश्किल साइंस को आसान तरीके से समझ रहे हैं, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करें और इस इल्म को फैलाने में मेरा साथ दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मुस्तफा की तरफ से अल्लाह हाफिज।